सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी चर्चा में। चुनावी चर्चा के तहत हमारा विषय है ईडी का ताप, मुसीबत में आप। संदर्भ यह है कि 10 साल पहले इस देश में एक नया राजनीतिक दल अस्तित्व में आया था। कम समय में ही उसने चमत्कारिक सफलता हासिल की। आज उस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। जब तमाम स्थापित राष्ट्रीय पार्टियां अपने राष्ट्रीय कहलाने का दर्जा खो चुकी हैं, आम आदमी पार्टी ने उस दर्जे को हासिल किया। आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में अपना विस्तार किया, अपनी साख बनाई, अपनी पहचान बनाई। तो जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी थी, उन्होंने पूरे देश को यह बताने की कोशिश की कि देखो, बाकी जितने भी राजनीतिक दल हैं और इन राजनीतिक दलों के जितने प्रमुख नेता हैं, एक नंबर के भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं, चोर हैं, और वहीं दूसरी ओर हम हैं जो कट्टर ईमानदार हैं। कट्टर ईमानदारी पर केजरीवाल का बेहद जोर होता था, पर पिछले कुछ समय से उनका कट्टर ईमानदारी का दावा कटघरे में है। जो अरविंद केजरीवाल महज व्हाट्सएप के आधार पर किसी को भी करार देते थे कि ये ठीक नहीं है, वो अरविंद केजरीवाल अपने नेताओं की लगातार गिरफ्तारी के संदर्भ में बताते हैं कि वो लोग बेकसूर हैं और बेकसूर होने के बावजूद भी साजिश का शिकार हो रहे हैं। और जो ये एजेंसियां हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है देश में करप्शन को काबू में करने की, वो सब भाजपा की औजार बनकर व्यवहार कर रही हैं। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं का यह दावा है कि यह सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी भाजपा के विकल्प के तौर पर जनता के बीच में स्थान बना रही है। ताजा मामला यह है कि केजरीवाल को लगातार सम्मन आ रहे थे। 8 सम्मन के बाद उन्होंने अदालत से जमानत ले ली। उस जमानत के बाद पता चला जल बोर्ड मामले में अरविंद केजरीवाल को 9 राजनीतिक दल है तेलंगाना का, जिसका पुराना नाम होता था टीआरएस, तेलंगाना राष्ट्र समिति। वहां के मुख्यमंत्री और इस पार्टी के सर्वोच्च नेता को लगा कि राज्य बहुत हो गया, अब राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाए, तो उन्होंने उसका नाम रख लिया भारत राष्ट्र समिति, बीआरएस। तो बीआरएस बनाने के बाद में हुआ यह कि टीआरएस तेलंगाना में भी कोई सी हैसियत में नहीं रह गई। उस बीआरएस के सर्वोच्च नेता की बेटी है कविता जी। कविता जी को पार्टी के स्तर पर फंडिंग के आरोपों में ईडी ने अभी गिरफ्तार कर लिया। बताया कि कविता जी जो है मेन प्लेयर थी, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से मिलकर आबकारी नीति में गोलमाल की और करीब 100 करोड़ का हेराफेरी कर दी। अब ईडी ने जो अपना बयान जारी किया है उसमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का नाम बताया है। तो कुल मिलाकर क्या अब अरविंद केजरीवाल जो लगातार आशंका जता रहे हैं कि ये इनके इन प्रकार रेड मंशा मुझे जेल में डालने की, मनीष सिसोदिया पहले ही जेल में है, तो क्या अब अरविंद केजरीवाल भी बगल की बैरक में पहुंचने वाले हैं? क्या वाकई वो साजिश का शिकार हो रहे हैं, या जो दावा है ईडी का वो वाकई सबूतों पर आधारित है? तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर अब केजरीवाल का होगा क्या, आम आदमी पार्टी का होगा क्या। हमारा इस दिलचस्प चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ में चिराग सेठी जी, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, सुखप्रीत सिंह मल्होत्रा जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और साथ ही हमारे वरिष्ठ पत्रकार सुशील वकील जी भी हैं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले 2 बयानों पर दृष्टि डालते हैं। वो बयान मौजूदा परिस्थितियों पर है, एक बार इन्हें सुनते हैं और चिराग सेठी जी से फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रेस रिलीज दे क्यों नहीं है? क्या ईडी कोई पॉलिटिकल पार्टी है? प्रेस रिलीज भारतीय जनता पार्टी देती है, प्रेस रिलीज आम आदमी पार्टी देती है, प्रेस रिलीज कांग्रेस पार्टी देती है। ऐसे पॉलिटिकल प्रेस रिलीजेस ईडी कब से देने लग गई और ईडी क्यों दे रही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जो प्रेस रिलीज इशू करना है एक तथाकथित स्वतंत्र जांच एजेंसी द्वारा एक ऐसे आरोप पर जो ऑलरेडी खारिज हो गया है, इस बात को स्पष्ट कर देता है कि अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मात्र एक राजनीतिक हथियार बनके रह गया है। वो लोग जो कहते थे ये सम्मान सम्मान होता है, अगर तिल भर का भी आपके अंदर शक है, अगर रत्ती भर का भी आपके अंदर सस्पिशन है, तो समन भेजिए ना, किसने रोका है? आप जांच कराइए ना, किसने रोका है? दूध का दूध पानी कराइए ना। वो लोग जो हर दिन शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरों के खिलाफ इल्जाम लगाते थे और ये कहते थे कि आप जांच कराइए और जांच करने के बाद चुनावी मैदान में उतरिए, आज वो लोग समन से भाग रहे, आज वो लोग समन के नाम से डर रहे, आज वो निर्लज बन के दुनिया के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं है।
तो भाई संबित पात्रा बता रहा है मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे आप लोग तो चिराग सेठी जी, ऐसा खुलकर कहा जा रहा है। और आपके नेता बता रहे हैं ये तो आरोप ही खारिज हो चुके हैं, नेता आपके जेल में है इसी आबकारी मसले पर, मनीष सिसोदिया जमानत तक नहीं करा पा रहे हैं और आपकी नेता और मंत्री बता रही आरोप ही खारिज हो चुके हैं। आरोप खारिज हो गए फिर भी जेल में, थोड़ा रोचक सी बात है, सुलझाएंगे थोड़ी हमारी गुत्थी को। आपकी थोड़ी सी उत्सुकता को मैं भी थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। इसमें क्या है ना डॉक्टर साहब, जो 100 करोड़ रुपए की किकबैक की बात हुई है उसमें जस्टिस संजीव खन्ना ने अपने ऑर्डर में लिखा कि दिस 100 करोड़ इज डिबेटेबल। ठीक है, पहली बात तो इसका कोई प्रूफ नहीं था। दूसरी बात क्या हुई, 8 सम्मन के बाद जब हम लोग कोर्ट में गए और कोर्ट ने हमें 1 अप्रैल की डेट दी और ये बोला कि हम प्रूव करें कि कैसे सम्मन इलीगल है, तो ईडी को लगा अब तो फंस गए, अब यहां से कुछ नहीं हो सकता, तो 9वां सम्मन आ गया। ठीक है, उसके बाद जल बोर्ड का स्कैम आ गया। आप मुझे बताइए, जल बोर्ड में जिस कंपनी को ठेका मिला और जिसने लेटर दिया एनबीसीसी ने, वो तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के अंडर आती है, तो ये तो सम्मन हरदीप पुरी को जाना चाहिए था जो मिनिस्टर है, या तो केजरीवाल जी को आ गया। चलिए वो भी छोड़ दीजिए, आप जो मेरे से बहुत वरिष्ठ है, आप मुझे बताइए कभी आपने सुना हो कि ईडी प्रेस रिलीज निकालती है जिसमें लिखा होता है कि ये 100 करोड़ में इनके मुख्य अभियुक्त। 8 सम्मन में उनको ये समझ में नहीं आया था कि केजरीवाल जी जो है वो एक अभियुक्त है। उनको 9वें सम्मन में रियलाइज हुआ कि भाई साहब ये तो नाम भूल ही गए थे हम, शायद रात को मोदी वंदना हुई या मोदी वाणी आई, कुछ तो आया ऐसा जिससे कि उनको लगा कि नहीं यार इनका नाम भी डाल देना चाहिए। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये डिबेटेबल है, ये वैल्यू नहीं है, तो कहां से आया? फिर कभी भाजपा वाले बोलते नहीं, उन्होंने बोला था 338 करोड़। अभी तो भाजपा ही क्लियर नहीं है, क्योंकि ये जो कहानी लिखी गई है ना उसमें इतने सारे लूप होल्स है। चलिए 2 बातों पे बीच में रोकने के लिए माफी चाहता हूं और आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। एक तो आपने कहा कि ईडी कब से प्रेस रिलीज जारी करने लगी, आपको वेबसाइट पे जाना चाहिए। ईडी लगातार प्रेस रिलीज जारी करती है, हम ये प्रेस रिलीज लगातार दिखा रहे हैं। हम जरा छत्तीसगढ़ में रहते हैं ना, यहां पर भी ईडी की प्रेस रिलीज काफी आती रहती है, तो इसमें आप परेशान मत होइए। ईडी कब से प्रेस रिलीज जारी करने लगी, जब उसे सुविधा होती है वो जारी कर देती है। एक दूसरा, आपने जो बात कही जस्टिस साहब के हवाले से, उन्होंने डिबेटेबल कहा है, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये है ही नहीं, ये एग्जिट ही नहीं करता, ये नहीं कहा, चर्चा योग्य है। डिबेटेबल का मतलब ये होता है, तो इसको आपने अपने लिए सर्टिफिकेट कैसे मान लिया कि कुछ है ही नहीं? थोड़ा हमें भी समझाओ, डिबेटेबल का मतलब ये कब से होने लगा है कि ये है ही नहीं, ये एग्जिट ही नहीं करता है? ठीक है, मतलब तो ये कि ये एग्जिस्ट करता है, हम कह रहे हैं एग्जिस्ट नहीं करता। और मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, कल जो इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा आया, 30 में से 14 कंपनी में ईडी की रेड होती है। वही ईडी जो है, वही कंपनी जो है वो भाजपा को चंदा देती है, ईडी उनकी जांच कर रही है। ये पैसा गलत तरीके से आया, तो क्या प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं था? ईडी ने वहां तो कोई प्रेस रिलीज नहीं निकाली, वहां तो उन्होंने बोला भाई साहब ये जो पैसा ये गलत तरीके से कमा रहे हैं उससे इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहे हैं, वहां भी तो बोलना चाहिए था प्रोसीड ऑफ क्राइम। ये ईडी ऐसा सिलेक्टिव एक्शन क्यों करते हैं कि 121 केसेस में 115 जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन पर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी को घेरने की कोशिश करी जाती है? क्यों 7 में से 6 सांसद बदल दिए दिल्ली में? क्यों बदल दिए? क्योंकि पता है कि अब जीतना मुश्किल है, मुश्किल क्या नामुमकिन है यहां पर, तो इस आदमी को जेल में डाल दो, उसके बाद हम कैंपेनिंग करने जाएंगे। अच्छा भाई एक बात बताओ चिराग सेठी जी, मनीष सिसोदिया किस मामले में जेल में? शराब मामले में। शराब में कुछ घपला हुआ नहीं है, जब घपला नहीं हुआ तो इतने समय से जमानत क्यों नहीं मिल रही? अदालत में तो आपका भरोसा है, जुडिशरी का आप पूरा सम्मान करते हैं, जब सारा मामला इतना बेकसूर होने का है तो जमानत क्यों नहीं मिल रही? आप मुझे बताइए, पीएमएलए के केस में जो जज को जमानत देनी होती है, 2019 के अमेंडमेंट के बाद ऐसा हुआ था कि जज कन्विंस होगा, क्योंकि ये पैसा जो है किसी और नार्कोटिक्स पे या किसी और चीज में ना जाए, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, इसलिए बनाया गया था। आप मुझे बताइए, 500 विटनेसेस और 50,000 डॉक्यूमेंट, कौन से जज ऐसे हैं जो इसकी टेस्टिमनी जो है वो 6 महीने में कर लेंगे? आप मुझे बताइए, ह्यूमनली पॉसिबल है ये डेट भी देना? रेगुलर फास्ट ट्रैक तो चल नहीं रहा है। तो ये तो एक इस तरह का हथकंडा बना दिया गया है कि आपको ना तो जमानत मिलेगी। आप बता दीजिए, ऐसा कभी सुना था आपने कि ईडी बोले फाइल खो गई? छगन भुजबल जी के केस में क्या हुआ? 1.5 साल जेल में रहे, 1.5 साल आने के बाद क्या हुआ? फाइल खो गई। ईडी जो इतनी इफेक्टिव एजेंसी है, इतनी अच्छी एजेंसी है और हमारे टॉप रैंक्स में आती है, वो कहती है फाइल खो गई। ये प्ली देती है कि हमारी ईडी की फाइल खो गई है। अब आप बताइए इससे ज्यादा हास्यास्पद क्या हो? इससे हास्यास्पद हो सकता है? तो वापस सुखप्रीत सिंह मल्होत्रा जी के पास आते हैं। भाई आपके संदर्भ में आरोप है सुखप्रीत जी, जिनसे आप सीधे नहीं निपट पाते, उनसे आप ईडी के माध्यम से निपट लेते हैं। ऐसे नहीं तो ऐसे निपटा दो। केजरीवाल जी और उनकी पार्टी का कहना है कि दिल्ली की जनता तो आप पे भरोसा करती नहीं, निपटा देती है। लगातार 3 विधानसभा चुनाव में जो आपकी हालत हुई है वो सामने है। तो आप कुल मिला के इस रास्ते से
रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हो जीत का। क्या कहते हो आप? सबसे पहले तो विधानसभा और लोकसभा में बहुत अंतर है, ये आपको भी पता है। ये मोदी का चुनाव है। हर बार आप चुनाव में हम ये कहते हैं कि ये मोदी का चुनाव नहीं है, तो मोदी का चुनाव अलग है, हम मानते हैं मोदी का चुनाव अलग है। तो अब की बात तो ये मोदी का ही चुनाव है, पहली चीज जी ठीक है जी। और देश में और क्या अभी चर्चा ये हो रही है कि 400 से ऊपर या 400 से नीचे, ना कि कोई इस पे एक भी डिबेट है जिसमें ये कहा जा रहा हो कि सरकार नहीं बनी। पहली चीज तो दूसरी चीज, ना तो ये समन का सम्मान कर रहे हैं, ना ये एलजी का सम्मान करते हैं, ना ये ईडी का सम्मान करते हैं, ऊपर से ये कोर्ट का सम्मान भी नहीं करते। तो ये इनकी जो सबसे प्रॉब्लम है वो ये है कि ये किसी भी संवैधानिक संस्था का ये सम्मान नहीं करते। मैं बीच में रोकना चाहूंगा भाई, इनके विषय में तो बता दिया आप कितना सम्मान करते हो मल्होत्रा जी। ये जो अदालत है ना, अदालत ने दिल्ली सरकार के अधिकारों को लेकर बाकायदा आदेश जारी किया था, आपने कानून ही पलट दिया, तब सम्मान कहां गया था? जो आप एक सम्मान के सम्मान को लेकर इतनी चिंता कर रहे हो, सर्वोच्च न्यायालय ने बताया था कि भाई निर्वाचित सरकार की शक्तियां क्या होनी चाहिए, आप इतना बहका गए, पूरा पूरा कानून बदल दिए और इनको बता रहे हो इन्हें सम्मान करना नहीं आता। भाई पार्लियामेंट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल में आज का पहला ये विषय नहीं है जब सरकारें पलटती हैं कानून को या कानून को बनाती हैं, ये चुने हुए नुमाइंदे बना रहे हैं कानून को। तो ये बातें आप जो सब चीजें डिबेटेबल है, मैं ये नहीं कहता डिबेटेबल नहीं है, नंबर वन। लेकिन आप ये देखिए ना, ये जो आम आदमी पार्टी का अस्तित्व कैसे बना। सबसे पहले इन्होंने कांग्रेस के बारे में बोला कि ये कांग्रेस भ्रष्ट है, कपिल सिब्बल जी भ्रष्ट है, रॉबर्ट वाड्रा भ्रष्ट है, सोनिया गांधी भ्रष्ट है, लालू प्रसाद यादव भ्रष्ट है। हर एक नेता के बारे में, जिनके बारे में इन्होंने बोला था भ्रष्ट है, आज उनके साथ मंच में एक साथ बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि ये भी आज भ्रष्ट है। आप देखिए, जो भ्रष्ट आज जो बोल रहे थे कि हम भ्रष्ट लोगों के साथ नहीं बैठेंगे, वो आज भ्रष्ट के साथ बैठना पड़ रहा है उनको। तो उसका एकमात्र कारण है कि इनकी सारी चोरियां अभी, और शीश महल में बैठने वाले आप देखिए 10 करोड़ रुपए का। अच्छा सुब्रत जी, एक बात बताओ, ये भ्रष्ट हो गए इसलिए वहां बैठ रहे हैं या आपसे इतने त्रस्त हो गए इसलिए वहां बैठ रहे हैं? दोनों बात है। त्रस्त इस कारण है कि हम इनकी सारी बुराइयां जनता के सामने ला रहे हैं। त्रस्त इसलिए है क्योंकि ये जो आज की डेट में दिल्ली की जनता को पता है कि इन्होंने शराब घोटाला किया है। त्रस्त इसलिए है कि आज की डेट में दिल्ली की जनता ये जानती है कि इन्होंने पानी में किस तरीके से आतंक मचा रखा है। आज की डेट में हर दिल्ली के एक एक कॉर्नर पे पता है कि आने वाले टाइम में ये घपला होने वाला है। जो ईमानदारी की छवि लेके 2014 में ये चले थे, धीरे धीरे वो छवि आज खत्म हो चुकी है। पिछले मैं सुशील वकील जी के पास जाऊं उससे पहले दिल्ली की जनता के हवाले से जो आप दावा कर रहे हो, इस बार दलील दो मुझे। अभी हाल ही में निगम चुनाव हुए थे, पानी मांग गए आप बोल रहे हो कि पानी में घपला कर रहे हैं, शराब में घपला कर रहे हैं, दिल्ली की जनता जान चुकी है, दिल्ली की जनता पहचान चुकी है। अरे निपट हाथ रहे चुनावों में और पहचान इनको रही जनता, तो थोड़ा विरोधाभास है, थोड़ा समझाओ ना आप। मांशु भाई देखो, पहला पॉइंट ये है कि वो 15 साल में हम वहां पे एमसीडी में काबिज थे और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था उस टाइम पे, देयर इज नो सेकंड थॉट। प्लस दूसरी चीज वहां पे क्या, जो एमसीडी में इन्होंने जाके कूड़ेदान वाला मुद्दा उठाया था, वो आज भी कूड़ा हमारे ईस्ट दिल्ली में ज्यों का त्यों है। वहां जाके आपको याद होगा, आपके डिबेट में मैं बैठा था, सेम डे यहां पे आके बड़ी बड़ी बातें बोल के गए थे इनके नेता, इनके एमएलए वहां पे, और एक भी काम नहीं हुआ आज तक वहां पे। मतलब ना आपसे हुआ ना इनसे हुआ, आप यही बता रहे हो। कूड़ा पहले भी पड़ा रहता था, कूड़ा अभी भी पड़ा रहता है, यह सुखप्रीत सिंह मल्होत्रा जी की दलील है। पर मैं जानना चाहता हूं सुशील वकील जी, और आपसे जानना चाहता हूं, ये जो आज ईडी के द्वारा प्रेस रिलीज जारी की गई है, इसमें सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल जी की संलिप्तता शराब के घोटाले में बताई गई है। क्या कहता है आपका आकलन? लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल वाकई मुश्किल में आ गए? अरविंद केजरीवाल जी डॉक्टर साहब पहले भी मुश्किल में आए थे। अभी तक ये साल 1.5 साल में ये उनका कम से कम 8 साल अभी तक आ गया। अभी तक ये उससे बात कर रहे हैं।
आप देखिए 10 साल पहले अरविंद केजरीवाल जी एंटी करप्शन के जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मूवमेंट लेके आए थे, ये उन्होंने जो उसमें सत्याग्रह वगैरह किए थे बहुत सारे दिनों का, सारे जनता, छोटे बड़े, पढ़े लिखे या प्रोफेशनल्स, सारे इनकी मुहिम में शामिल हो गए कि उनको एक ये आशा दिखाई दी, किरण दिखाई दी कि बड़े केजरीवाल जी कोई आए फील्ड में जो भ्रष्टाचार को देश से खत्म करना चाहते हैं। लेकिन आप देख लीजिए 10 साल के बाद आज वो खुद भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहा है, एक्यूज हो रहा है, अब कानून से भाग रहे हैं। अब जो उनका समन का सिलसिला है, आप देख लीजिए हेमंत सोरेन जी का, वो भी सुप्रीम कोर्ट में चले गए, समन ईडी पेश करे, ईडी ने उनको भी कह दिया कि जो ईडी ये सुप्रीम कोर्ट ने उनको भी कह दिया कि ईडी के पास समन देने का पावर है, आपको अपेयर होना पड़ेगा। सितंबर 2023 में कृता जी गई सुप्रीम कोर्ट के पास कि मुझे ईडी समझ आ रहे हैं तो उससे मेरे को छुटकारा दे दो, उसको नहीं मिला। अब अरविंद केजरीवाल जी हर बार ईडी समझ से भाग रहे हैं, कितनी देर तक भागते रहेंगे कि इनको ईडी के सामने परसों जो इनको बेल भी मिला वो पर्सनल अपेयरेंस के लिए मिला, ये नहीं कि कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि। वकील साहब एक बार बताओ सुशील जी, क्या आपको नहीं लगता है कि ईडी नाम की जो संस्था है वो विपक्षियों को ठीक करने की संस्था बन गई है? विपक्षी नेताओं का यह आरोप है कि कुल मिला के संस्था का और कोई काम नहीं है, हमको जरा ठीक से रखा जाए, ठीक कर दिया जाए, इसके लिए यह संस्था है। आप इत्तेफाक रखते हो इस बात से? इस देश में विपक्ष जो गदर मचाए हुए है, जहां सरकार बन गई वहां पर खेल ऐसा कर रहा है, तो चारा क्या है? इसी हद तक ऐसा लग रहा है जिस स्टेट में इलेक्शन होता है तो उसी स्टेट में क्यों उस टाइम ईडी पहुंच जाती है, या जिस टाइम ये जिस स्टेट में इलेक्शन नहीं होता उस टाइम वहां ईडी क्यों नहीं जाता है? जहां जहां बीजेपी को लग रहा है इलेक्शन हो रहे हैं, बहुत से हो रहे हैं, उसी स्टेट में जाके वहां ईडी के छापे पड़ते हैं। जब एक बार छापे पड़ते उसके बाद क्या होता है उन स्टेटों में? अब केजरीवाल जी का मामला जो अलग है, पहले इनसे पूछ लीजिए क्या ये आपके प्रवक्ता जिसे क्या ये सहमत है, ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आता है ये उससे सहमत है? आप जो इनके बाकी नेता है सिसोदिया जी या संजय सिंह जी को इस टाइम कस्टडी में है, वो बार बार बेल लेने के लिए जा रहे, बेल नहीं दे रहा कोर्ट। क्या इनका कहना है कि कोर्ट भी इनके खिलाफ है? कोर्ट भी क्या इनके खिलाफ है? ये सवाल है सुशील वकील जी का। मुझे जाना है चिराग शेट्टी जी के पास, लेकिन सुखप्रीत जी को लगा कुछ बोल दूं, तो बोल ही दीजिए सुखप्रीत जी। मेरा वही मानना है कि जो ईडी के पक्ष, आज ईडी इसलिए हाईलाइटेड है कि जब ईडी आज से 10 साल पहले थी ना, जो वो बंद के रहती थी, उसके ऊपर एक अंकुश रहता था। आज मेरे प्रधानमंत्री जी ने पूरे मंच में, खुले मंच में ये बताया कि मेरे टाइम और पहले की ईडी में ये फर्क है कि आज 1 लाख करोड़ के करीब ईडी ने जब्त कर रखा है, सीज कर रखी है चीजें, जो कि पहले सिर्फ 1400 करोड़ थी। तो ये आज का पक्ष है ईडी का। आज ईडी के ऊपर कोई भी, आज वो अपने आप में काम करती है। अगर एक बंगाल में 1200 करोड़ रुपया कैश एक कमरे में पकड़ा जाता है तो उसके पीछे ईडी नहीं है, उसके पीछे वो कैश है। तो आज ईडी को कोई भी, वो इतने तौर पे स्वतंत्र है, वो ईमानदारी से अपना काम कर रही है। ईमानदारी से काम कर रही है। मोदी जी के आने के बाद करप्शन के खिलाफ मुहिम है। चिराग शेट्टी जी, आपकी केवल जुबान चल रही थी पार्टी के नेताओं की, मोदी जी के आने के बाद में काम कर रही है संस्थाएं। ये दलील है सुखप्रीत जी की, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक बात समझिए, 5,906 केसेस में से ना 25 केसेस कंप्लीट हुए हैं, 24 में कन्विक्शन जो हुआ है ना, 1142 सिर्फ चार्जशीट फाइल करिए, ये तो रिकॉर्ड है। पॉइंट कितना, दशमलव कितना परसेंट आएगा, मैथ्स आई थिंक मल्होत्रा साहब को अच्छा आता होगा। क्या इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, कितने केस खत्म कर पाए? खत्म करने का काम नहीं है इनका, काम है कि आप इनको फंसाइए, फिर इन्हें बोलिए कि भाजपा की तरफ आ रहे हो तो वहां मिलेगा भाजपा वॉशिंग पाउडर, फिर आप हो जाओगे बिल्कुल क्लीन। जहां इनके प्रधानमंत्री 71,000 करोड़ का स्कैम बोलते हैं, जिसको नेचुरल करप्ट पार्टी बोलते हैं, 2 दिन बाद उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। वहां पे नहीं इनको समझ में आता कि ईडी क्या काम कर रही है, क्या कार्रवाई हो रही है, मुझे बताइए आप। आज कांग्रेस में जाके भूपेश बघेल जी को किसी ड्राइवर ने बोला बघेल के नाम पे, उनको बोल दिया। आज कहां अरेस्ट हो रहा है वहां पे? कुछ सिर्फ चुनावी फायदे लेने के लिए जो आप कह रहे थे ना प्रेस रिलीज, वो सिर्फ चुनावी फायदों तक रह गई है। अच्छा एक बात बताओ चिराग शेट्टी जी, आपको प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट याद है कि उन्होंने कहा था एनसीपी मतलब नेचुरल करप्ट पार्टी? आपको अपने नेताओं के बयान याद है क्या? क्या आपने सोनिया जी के लिए कहा था? क्या आपने कांग्रेस के लिए कहा था? क्या आपने एनसीपी के लिए कहा था? अब आप भी उनके बगल में कंधे पे हाथ रख के खड़े दिखाई देते हो, तो आपको प्रधानमंत्री जी का बयान बड़ी गंभीरता से याद रह गए।
अपने बयानों का क्या है? नहीं नहीं, बिल्कुल मैं भागूंगा नहीं इस क्वेश्चन से। मैं आपको एक बात बताता हूं, पहले कम से कम कैट की रिपोर्ट आती थी तो उस पर कार्रवाई होती थी। आज का समय तो इतना खराब आ गया है कि 250 करोड़ रुपए की किलोमीटर सड़क बनती है, उस पर बात भी नहीं होती है। जो आयुष्मान योजना है, वहां करोड़ों लोग जो मर चुके हैं उनके नाम पे पैसा निकाला जाता है, कैट की रिपोर्ट आती है जिस पर कुछ नहीं होता। पहले से आप बुरे समय में आ गए हैं, आपको वापस वहां तक तो पहुंचना पड़ेगा जहां पे था। आप एक बात को समझिए, आज जहां पे आप हो गए हैं, आप कुछ भी बोलते रहिए। आज इलेक्टोरल बॉन्ड में 50% एक पार्टी को मिला है, 50% एक पार्टी को मिला है, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम तो बहुत पारदर्शी है। क्या हो रहा है? ईडी की रेड हुई है, उस कंपनी ने तो जाके 50% मिलने पर इतनी हायतौबा किस लिए? देश में सरकार है, आधे राज्यों में सरकार है, उसके बाद में अगर चंदा मिला तो 50% से कम मिलना चाहिए क्या? और वो तृणमूल कांग्रेस सेकंड नंबर पर है। कहां सरकार है? केवल एक राज्य में सरकार है। जितने परेशान आप भाजपा के चंदे को लेकर हो, क्या उतने ही परेशान आप टीएमसी के चंदे को लेकर हो? क्या उतने ही परेशान आप डीएमके के चंदे को लेकर हो? और क्या उतने ही परेशान चिराग शेट्टी जी आप बीजू जनता दल के चंदे को लेकर हो? मैं आपको बताता हूं हिमांशु जी, पहले का डेटा भी मैं आपको देता हूं। 2011-12 में कांग्रेस सरकार में थी, 1600 करोड़ रुपए कांग्रेस को मिले थे तो 800 करोड़ रुपए बीजेपी को मिले थे। ये रेशो था। आज का जो रेशो आ रहा है वो 1:5, 1:6 का रेशो आ रहा है। अरे चिराग जी, तो उस समय पे भाजपा की सीटें कितनी थी? भाजपा की कितने राज्यों में सरकार थी? और अभी कांग्रेस की सीटें कितनी हैं? कांग्रेस की कितने राज्यों में सरकार है? थोड़ा हिसाब किताब पूरा लगाना चाहिए ना। पर मेरा जो सवाल था उसका आपने उत्तर नहीं दिया। मैंने केवल इतना जानना चाहता कि देखो, आपने प्रधानमंत्री जी की बात को गंभीरता से लिया ना, ये बहुत अच्छी बात है। हम सबको प्रधानमंत्री जी की बात को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन आप अपने नेताजी की बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने हम सबको बताया था ये जो कांग्रेस ही है नंबर 1 के चोर है। उन्होंने ये बताया था ये जितने भी और नेता वेता हैं ये सब आपको बेवकूफ बना रहे हैं। उन्होंने ये बताया था ये भाजपा वाले नागनाथ, ये कांग्रेस वाले सांपनाथ, इन सबसे सावधान रहने की जरूरत है। अब हम देखते हैं जिनको वो नागनाथ या सांपनाथ बताते थे उन्हीं के साथ में जो है केजरीवाल जी सपेरा बन के बैठे रहते हैं। तो ये तो बात ठीक नहीं है ना चिराग जी, इसके संदर्भ में हमें समझाइए कि ऐसा क्यों हो गया। नहीं, मैंने आपको बताया ना कि पहले से आज जो हालात बने हुए हैं कि एजेंसीज का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, कहां तक लेके चले गए हैं चीजों को। आप बताइए, 2G स्कैम, इतनी सारी चीजें उन्होंने बोली, उसमें क्या हुआ? कुछ नहीं, बातें हुई हैं सिर्फ। आज ईडी का काम जो है ना, सिर्फ और सिर्फ विपक्षियों को डराने का है। चिराग शेट्टी का ये कहना। तो मैं सुप्रीत जी आपके पास शिकायत के साथ आना चाहता हूं। ये क्या वातावरण आपने देश में बना दिया है? जिनके खिलाफ लड़ना चाहते थे, एक राजनीति में शुचिता स्थापित करना चाहते थे, उन लोगों के साथ बैठने के लिए मजबूर कर दिया आपने आम आदमी पार्टी को। इतना डर गए आप सार्वजनिक जीवन में शुचिता को लेकर, साफ सुथरी व्यवस्था को लेकर, कि आपने आम आदमी पार्टी को कांग्रेस और अन्य दलों के साथ बैठने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसा आपने क्यों किया? हिमांशु भाई, एक तो मैं बड़ी तारीफ करता हूँ, इसीलिए मुझे इस शो में आने के ना बड़ा मजा आता है। मेरी आधी बातें तो आप पहले ही बोल देते हो, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके प्रवक्ता को बात सूझ नहीं रही थी जब आप बात को लॉजिकली बोल रहे थे, पहली चीज। दूसरी चीज, जो आप बात बोल रहे हैं ना, वो इस कारण है क्योंकि अब इनका पक्ष, जो ये पहले बोलते थे कि मेरे को अपने बच्चों की कसम मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, आप देखिए ये आपकी मेरी बात कही नहीं है, टीवी पे डिबेट है आजकल, हर जगह एक एक चीज पहुंच जाती है सोशल मीडिया के माध्यम से। आप ये देखिए, जो व्यक्ति ने थोड़े दिन पहले ही कांग्रेस को गालियां देते थे, अभी भी आपके ही एक किसी रुको सुप्रीत जी, क्या है इन्होंने जो बोला था ना, इसे सालों पहले बोला था, इतना समय तो लिया इन्होंने, पर आपने तो बड़ा ऊंचा काम किया। आज आप बोले कि ये एनसीपी वाले 70,000 करोड़ का घोटाला किए हुए हैं। आपने हमको बताया कि ये जो एनसीपी है नेचुरल करप्ट पार्टी है, और जो 70,000 करोड़ के घोटाले का नायक या खलनायक था, वो 4 दिन बाद ही आपके साथ में हो लिया और आपके साथ में मंत्रालय में बैठना भी शुरू कर दिया। तो भाई इनको तो फिर भी सालों लगे अपनी बात पलटने से, आपने तो दिनों में ही पलटी मार दी। इसका क्या करें? देखिए, मैं ना आपको अभी दिनों पहले की बात बोल रहा हूं, जब इंडिया गठबंधन हुआ उसके बाद की बात बोल रहा हूं। आदरणीय सरदार भगवंत मान जी ने टीवी न्यूज चैनल पे बोला, जब एक न्यूज एंकर ने बोला कि आप ये बता दीजिए कि क्या जो ये कांग्रेस को आप क्या ईमानदार पार्टी मानते हैं या बेईमान पार्टी मानते हैं? तो उन्होंने बोला कि कांग्रेस बेईमान पार्टी है। जी। तो आप एक तरफ
खुद स्टेज पे बोलते हैं कि वो एक बेईमान पार्टी है, तो दूसरी तरफ आप उनसे हाथ मिला लें, तो आप जनता के सामने क्या लेके आ रहे हैं अपने? अरे तो भाई जो सवाल आप भगवंत मान के संदर्भ में कर रहे हो, वही सवाल तो मैं आपसे कर रहा हूं कि भाई आप भी जो है अजीत पवार को करप्ट बताते थे, एनसीपी को करप्ट बताते थे, वो अजीत पवार को जेल में भेज के चक्की पिसवाने का दावा करते थे। अब आप उन्हें डिप्टी सीएम बनाकर साथ बिठाते हो, उनके साथ मीटिंग करते हो। तो ये बताओ कि हम किस पे भरोसा करें? भगवंत मान की बात पे भरोसा करें, अरविंद केजरीवाल की बात पे भरोसा करें, या माननीय सुखप्रीत सिंह मल्होत्रा जी की बात पे भरोसा करें? आप ही बताओ ना भाई। हिमांशु भाई, इसके लिए भी बहुत अच्छा उत्तर मेरे प्रधानमंत्री ने अपनी स्टेज पे दिया है। उन्होंने बोला कि चाहे इस तरफ हो आदमी, चाहे उस तरफ हो, ईडी एक पक्षीय रहेगी, वो ईमानदार रहेगी, जो भी निर्णय लेगा सरकार उसमें कोई इंटरवीन नहीं करेगी। चाहे आदमी ने, जो करप्ट आदमी है, चाहे वो किसी तरफ भी है, उस पे 100% करप्ट होगा तो भी आपके साथ मीटिंग में बैठेगा, वो आपके साथ मंत्री पद की शपथ लेगा। बाकी ईडी को कार्रवाई करनी है तो कर ले भाई। दलील ठीक है सुखबीर जी, आपने दलील दी, अब तो सुन ही सकते हैं, तो ये उनकी दलील है। लेकिन मैं कुल मिलाकर अब आखिरी टिप्पणी के लिए सुशील जी आपके पास आना चाहता हूं और जानना ये चाहता हूं, क्या देख पा रहे हैं आने वाले समय में? अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ा पाएंगे बाहर रहकर, या मनीष सिसोदिया जी के बगल में बैठकर चुनाव की व्यवस्थाएं देखेंगे? क्या देख पा रहे हैं आप? सीधा सवाल है, आपकी समझ को लेकर क्या आपका आकलन है? अगर केजरीवाल जी गए, हालांकि इनको जाना भी चाहिए, क्योंकि ये क्लेम कर रहे हैं मैं दिल्ली में जबरदस्त काम कर रहा हूँ, लोग मेरे से खुश है, मेरे से प्यार करते हैं। अगर ये एंटी भ्रष्टाचारी जो भ्रष्टाचार मूवमेंट के चलाई, उसने एंटी भ्रष्टाचार मूवमेंट चला दी, अगर उसके हिसाब से इनको जाना चाहिए ईडी के सामने, क्योंकि एक प्रिय नेता है दिल्ली के, वहां पर अभी सफाई देनी चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार का जो दाग लगे वो हटाने के लिए। अब दूसरा चीज है, अगर ये गया भी, अगर ये गिरफ्तार हो गया, आम आदमी पार्टी तो उसके साथ ही खत्म हो जाएगी। रहा कुछ में जो भी इनके रहनुमा, जो बड़े बड़े नेता सारी जेलों में बैठे हैं, उसके बाद आम आदमी पार्टी को कौन चलाने वाला है? कौन चला रहेगा? तो आम आदमी पार्टी के लिए वाकई मुसीबत है, जो हमारा मूलतः विषय था। जो ये बार बार सवाल हो रहा है ना कि अरविंद केजरीवाल जाते क्यों नहीं है, इसका भी उत्तर मिल जाना चाहिए। देखो, दिक्कत यह है कि बाकी देश में जितने भी कानून हैं, उसके अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को यह साबित करना होता है कि जिस पर वो आरोप लगा रही है वो वस्तुतः दोषी है, या अदालत में उसे साबित करना होता है। पर जो पीएमएलए कानून है, इसमें उल्टा है। एजेंसी आरोप लगा देती है, जिस पर आरोप लगा है उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो अदालत को कन्विंस करे कि वो दोषी नहीं है। ये इतना बड़ा अंतर है जिसमें अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है। तो अगर अरविंद केजरीवाल, जो अतीत में बहुत बहादुर बनते थे, सम्मान के संदर्भ में दाएं बाएं होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और संबित पात्रा उनके इस दाएं बाएं होने पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर उसकी वजह यह है कि कानून बड़ा सख्त है। पर अरविंद केजरीवाल, जो एक समय पर किसी को भी चोर बता दिया करते थे, जब स्वयं के संदर्भ में सवाल उठ रहे हैं, तो जवाब देने से दाएं बाएं हो रहे हैं, यह कहीं ना कहीं सवाल तो पैदा करता है। इसका उत्तर आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल देंगे या जनता देगी, समय बताएगा। पर इतना तय है कि जवाब तो सामने आएगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चुनावी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय अब आपसे इजाजत लेने का, तो मैं लेता हूं इजाजत चुनावी चर्चा से। लेकिन चुनावी संवाद अभी बाकी है, तो कहीं जाइएगा नहीं। एक छोटे से ब्रेक के बाद में चुनावी संवाद के तहत मुलाकात होगी, जहां हमारे साथ होंगे रायपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी विकास उपाध्याय जी। गए और आए, तब तक के लिए